नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स की विशेष कक्षा में स्वागत है आप सभी का। और आज इस कक्षा के बाद आपको एक दूसरी वीडियो भी मिलेगी जिसमें हम विशेष रूप से करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाए जाएं, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्रों ने नोट्स शेयर किया था। उसमें लगभग यदि हम बात करें तो जितने भी छात्रों की कॉपियां हमें मिले थी पीडीएफ के रूप में, उनमें सभी में त्रुटियां थी। नोट्स बनाने का जो तरीका था वो प्रॉपर नहीं था और इस प्रकार के नोट्स से आपको कोई भी फ़ायदा आपकी परीक्षा में नहीं होने वाला है, क्योंकि नोट्स का तात्पर्य क्या होता है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। लेकिन जो आपके नोट्स थे, यदि आप बात करें तो उससे उस तरह का जो है आप कह सकते हो कि उस प्रॉपर तरीके के नोट्स नहीं थे कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकते। तो इसके लिए आज आपको बताऊँगा तरीका। तो इसका इस क्लास के बाद हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाए, लेकिन तब तक सभी आप सब जुड़ जाएं। और सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं आज के पहले प्रश्न की। आप सभी जुड़ जाएं, उसके बाद से चर्चा होगी समग्रता से। और आज के भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे है GMR, ये है GMR ग्रुप, ठीक है। चले बताएं। आपके सामने आज का प्रश्न है, सभी उपस्थित हो जाएं। उसके बाद से इस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। बोला जा रहा है हाल ही में भारत के GMR ग्रुप ने, क्या नाम है? GMR, भारत के GMR ग्रुप में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? भारत के GMR ग्रुप ने अभी हाल ही में किस देश में हवाई अड्डे का संचालन किया है? कहने का मतलब है कि भारत की ये जो संस्था है GMR ग्रुप, जो भारत का है, इसने किस देश में एक हवाई अड्डे का परिचालन का जो जिम्मेदारी होती है वो ले रखी है। वो कौन सी कंपनी है, कौन सा देश है, इसके बारे में आपको बताना है। चले सभी उपस्थित हो जाएं और इसकी बात हम करते हैं। चले बात यहाँ पे आपको बताना है। और आपको बता दें अंगकासा, ये जो कंपनी है, क्योंकि किसी कंपनी के साथ मिलकर ये कार्यभार इन्होंने संभाला है, तो आपको बता दें इसका नाम है अंगकासा पूरा। अंगकासा पूरा नामक एक कंपनी है जिसके साथ भारत का GMR ग्रुप जुड़ा है और ये ज्वाइंट वेंचर है। और इसके माध्यम से जो अभी इस हवाई अड्डे की परिचालन की जिम्मेदारी है वो भारत के GMR ग्रुप को मिल गई है। और आपको बता दें ये जो हवाई अड्डा है ये एक शहर है मेडन नामक एक शहर है, यहाँ पर यह हवाई अड्डा देखने को मिलता है। अभी तक आप में से जिनको ये जानकारी ना रही हो कि ये किस देश से संबंधित है, तो शायद मेडन नाम से आपको जानकारी हो गई हो। यदि अभी भी नहीं हुई है तो मैं बता दूं कि ये संबंधित है इंडोनेशिया से। किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से संबंधित है। मतलब भारत के GMR ग्रुप ने इंडोनेशिया के मेडन शहर में जो हवाई अड्डा है उसके परिचालन की जो जिम्मेदारी है वो संभाल ली है। ये आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो वर्तमान इनकी राजधानी है जकार्ता, ठीक है। अभी इनकी राजधानी है जकार्ता, हालांकि आगे इस राजधानी को परिवर्तित किया जाना है। और पिछली कक्षा में मैंने आपको इंडोनेशिया की नई राजधानी के बारे में बताया था। नई कैपिटल क्या होगी इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में। उम्मीद करता हूँ वो आपको याद भी होगा कि भारत की, जो आप कह सकते हो कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको होमवर्क भी दिया था कि इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है और जो नई राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको बता दें कि इंडोनेशिया की जब बात करते हैं 3 द्वीपों पर विशेष रूप से विस्तारित है। जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड और बोर्नियो, ठीक है। 3 द्वीप आपको इंडोनेशिया के संदर्भ में देखने को मिलते हैं, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो। और यदि हम बात करें इन तीनों आइलैंड में से तो सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलता है वो है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप जो है ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इंडोनेशिया की जो वर्तमान राजधानी है जकार्ता, ये जावा द्वीप पर स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। नई राजधानी कौन सी है और किस द्वीप पर स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बता दें पिछले दिनों मैंने आपको बताया था विभिन्न ज्वालामुखियों के संदर्भ में, तो मैंने आपको बताया था माउंट सिनाबंग, हो सकता है कुछ लोगों को याद हो।
माउंट सिनाबंग। और माउंट सिनाबंग जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। दूसरा आपको याद होगा माउंट मेरापी। माउंट मेरापी भी एक ज्वालामुखी पर्वत है और यह भी आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो माउंट सिनाबंग हो गया, माउंट मेरापी हो गया, दोनों संबंधित हैं कहाँ से? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के साथ यदि हम बात करें तो 2 सैन्य अभ्यास हम करते हैं। एक का नाम है गरुण शक्ति और दूसरा जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है समुद्र शक्ति। तो याद रखना है, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति नामक 2 सैन्य अभ्यास हम करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, माउंट सिनाबंग और माउंट मेरापी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, बात हो रही है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के बारे में इतना याद रखिएगा कि अभी तक इंडोनेशिया और भारत के जो संबंध रहे हैं बहुत ही मित्रवत संबंध रहे हैं और लगातार सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर सैन्य सहयोग तक हम यहाँ पे साझेदारी करते रहे हैं और लगातार ये सहयोग बढ़ भी रहा है। आपको बताना है कि इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन है। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन है ये आप बताओगे। साथ ही साथ इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है और वो किस द्वीप पर है यह भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जून 2022 में, ध्यान दीजिएगा, जून 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? जून 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है आपको बताना है। आपको बता दें बेरोजगारी दर बढ़कर हुई है 7.8%। ठीक है, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। बात हो रही है भारत में बेरोजगारी की, तो आपको जानकारी होगी कि बेरोजगारी बढ़ने का एक प्रमुख कारण है कि जो हमारा सेवा क्षेत्र है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ने का पहला कारण है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा सेवा क्षेत्र है, वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है और उसी के कारण आपको देखने को मिलता है कि लगातार जो बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें, आज आप देखते होंगे कि अपने घर में आप जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें यूज करती होंगे, प्लास्टिक की जितनी भी आप सामग्री यूज करती होंगी, मतलब सर के कंघे से लेकर टूथपेस्ट और अन्य जो भी आप सामग्री यूज करते हैं, जहाँ भी प्लास्टिक का प्रयोग है, कहीं ना कहीं ऐसी सामग्री का लगभग मैक्सिमम आप कह सकते हैं 80%, 70 से 80% जो हिस्सा है ऐसी प्लास्टिक सामग्री का, उसका जो आप कह सकते हो ओरिजिन कंट्री है, जो हमें सप्लाई करता है, वो चीन है। तो आप देखो कि चीन हमें सप्लाई कर रहा है बाल के कंघे से लेकर और अन्य प्लास्टिक के दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें हम उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका क्या दिख रहा है, ऐसे में क्या दिख रहा है, ऐसे में साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो लगातार सिकुड़ता चला जा रहा है, जिसके कारण हम छोटे छोटे सामानों के भी आयात के लिए जो है वो निर्भर होते जा रहे हैं। एक चीज़ ये है, दूसरी कमी यह भी है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी जो क्वालिटी है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और क्वालिटी उनकी उत्तम ना होने के कारण जो हमारा झुकाव होता है वो बेहतरीन क्वालिटी वाले, जो बेहतर गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं उनकी तरफ होता है। और कहीं ना कहीं जो बेहतर गुणवत्ता के प्रोडक्ट हैं वो या तो यूरोपियन कंपनियां बना रही हैं, या तो अमेरिकन कंपनियां बना रही हैं, और या चाइना से आ रहा है। तो लगातार जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि वो कंपटीशन में नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार भी यदि हम बात करें, भले ही कागज़ों में बहुत सारी योजनाएं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को लेकर बनाई जाती हैं, लेकिन धरातल पे यदि हम बात करें तो उनका क्रियान्वयन जो है ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, ना पहले होता था ना आज हो रहा है, जिसके चलते लगातार जो ये क्षेत्र है और ये सिमटता चला जा रहा है। और इसके सिमटने के कारण हमारी जो आयात निर्भरता है वो लगातार बढ़ रही है। जब हम आयात ज़्यादा करेंगे, निर्यात उस अनुरूप कर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगा
और इससे जो है कहीं ना कहीं जो हमारा आप कह सकते हो कि बहुत सारी संस्थाओं से हमने कर्ज ले रखा है, बहुत सारे आप कह सकते हो देशों से हमने कर्ज ले रखा है, तो जो हमारा जीडीपी टू डेट रेशियो है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चिंताजनक। अभी इसका उदाहरण आप देख रहे होंगे श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एकाएक जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई और आज श्रीलंका जो है वो IMF के द्वार पर पहुँच गया है। ठीक है, IMF को जो है वेंटिलेटर कहा जाता है। ठीक है, कि जब किसी की देश की अर्थव्यवस्था एकदम वेंटिलेटर पे आ जाए तो उसके लिए ज़रूरत होती है IMF की। IMF हालांकि ऋण तो देता है, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सहायता तो देता है, लेकिन उसकी अपने शर्तें होती हैं। मतलब आप जो भी देश IMF से ऋण लेता है वो IMF के अंतर्गत आ जाता है, IMF के नियम और शर्तों को मानने के लिए बाध्य होता है। हालांकि श्रीलंका पहुंचा है IMF, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। वही स्थिति हमारे पड़ोसी देश की है, पाकिस्तान की। इनका GDP टू जो डेथ रेशियो है लगभग 70% के ऊपर जा चुका है और आने वाले दिनों में यदि यही स्थिति बनी रही तो यही स्थिति पाकिस्तान की भी होने वाली है। नेपाल की भी वही स्थिति है और कहीं ना कहीं यदि हम नहीं सचेते, अभी हम नहीं जागरूक अभी हुए, क्योंकि भारत के कई सारे राज्य हैं ऐसे जिनका GDP टू डेथ रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़े। जैसे पंजाब है, पंजाब का पहले ही, हालांकि आम आदमी पार्टी अब सत्ता में आई, लेकिन उससे पहले भी लगभग 51% जो है ये रेशियो था, तो उसको कम करने में अभी समय लगेगा। बहुत उत्तर प्रदेश का इसी प्रकार से है 30 से 32%। तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो लगातार अपना आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके चलते जो है आने वाले समय में उन राज्यों में भी श्रीलंका जैसे हालात बनने की स्थिति जो है आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, हमारी एक गलती क्या है कि हम हमेशा अपना मुकाबला किससे देखते हैं। सरकारों की भी गलती है, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि नए नए मुद्दों में जो है लोगों को उलझा देते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा आपको देखने को नहीं मिलती। हम बार बार आप देखते होंगे चुनावी घोषणाओं में या अन्य जगहों पर हर बार किसका जिक्र होता है, पाकिस्तान का जिक्र होता है। ठीक है, और आप जानते हैं पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो यदि हम अपनी इकोनॉमी का कंपैरिजन उसका तुलना करते हैं तो हम किससे करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं। यदि हमें अपनी सैन्य शक्ति की तुलना करनी है तो हम किससे करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं। तो गलत है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी तुलना में कहीं है ही नहीं। और ये रही बात चीन की, यदि हम चीन की बात करते हैं तो आज की ये सत्यता है, ठीक है, कटु सत्य है कि चीन का जो है हम मुकाबला नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते। ना हम सैन्य क्षेत्र में कर सकते हैं, ना हम इकोनॉमी के क्षेत्र में कर सकते हैं। कहीं भी भारत और चीन का कोई मुकाबला नहीं है और ना ही भारत और चीन का कोई युद्ध हो सकता है। भारत और चीन पे यदि कोई विवाद होता है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे आप कह सकते हो भूमि है ना, उन्हीं को लेकर हो सकता है, बाकी और कोई विवाद नहीं हो सकता। क्योंकि चीन को भी पता है कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, साथ ही साथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं चीन के लिए एक बेहतर बाज़ार भी है। आज आप कहते हैं बहुत सारे मॉल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप सच्चाई शायद ही जानते होंगे कि उनमें लगभग 40 से 50% जो माल बिकता है ना कहीं चाइना से आयात होता है। तो चीन जो है भारत के आप कह सकते हो हर क्षेत्र में जो है घुस चुका है और हर क्षेत्र में वो हमसे बेहतर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, हर जगह वो हमसे बेहतर है। तो हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो यह समझने की बात है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको लगवाए, उनको सहायता प्रदान करे, उनको निर्यात करने में मदद करे। सिर्फ कागज़ों में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी, ज़मीनी स्तर पर भी इसको लेकर कार्य हों। ये आज की समय की मांग है, नहीं तो जो स्थिति है वो धीरे धीरे और ही बदतर होती जाएगी। तो किसी भी देश में यदि बेरोज़गारी दर को घटाना है, महंगाई को घटाना है, तो आपको करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके देश में उत्पादन हो और आपके देश में जो उत्पादन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो, तभी आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। और शायद ये चीज़ें जो हैं हर कोई जानता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। किसी की भी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है इस पर काम करने की। जो पूर्व में सरकारें रही हैं और जो आज भी हैं, सब सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसको शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है, बताएं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसको हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? देखो, स्कॉच अवार्ड की बात हो रही है तो आपको बता दें, स्कॉच अवार्ड जो मिला है हाल ही में दिया गया है, पिछले दिनों दिया गया था। तो ये दिया गया था कोलकाता को। किसको दिया? सॉरी, पश्चिम बंगाल को दिया गया है। और पश्चिम बंगाल की जब आप बात करते हैं तो इसकी राजधानी है कोलकाता। अभी पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं। इनकी चर्चा आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। इसके साथ साथ आपको बता दें, अभी तक भारत के लगभग सभी राज्यों में जो विश्वविद्यालय होते थे या जो यूनिवर्सिटी होती थी, वहाँ पर आपको देखने को मिलता था कि जो इसके विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते थे, ठीक है, तो आपने देखा कि अभी तक क्या होते थे? राज्यपाल होते थे राज्यों के। लेकिन अब क्या हो गया बंगाल में? बंगाल ने इसको परिवर्तित कर दिया कानून को, और विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति होंगे अब वो कौन होंगे? वो होंगे मुख्यमंत्री। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बंगाल में एक त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया जिसको बोलते हैं डोल जात्रा। ये भी आपको पता होना चाहिए, डोल जात्रा त्यौहार बंगाल में। कल मैंने आपको बताया था खर्ची पूजा त्यौहार के बारे में। उससे पहले भी मैंने आपको कल के दौरान ही बताया था कामाख्या देवी मंदिर से संबंधित एक त्यौहार के बारे में, गरिया पूजा के बारे में, त्रिपुरा से संबंधित कल मैंने आपको बताया था। और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, और आप में से कई सारे छात्र छात्राओं ने उसका बेहतरीन जवाब दिया है। मैं एक बार उनके नाम भी आपको बता देता हूं। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ठीक कर लीजिएगा और इसको नोट्स में अपने आप में जगह देनी है। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल की जब बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क सुंदरी नामक वृक्ष के बहुतायत मात्रा में पाए जाने के कारण इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान वही है जहाँ पर एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं। आपको पता है भारत का असम राज्य है जहाँ पे विश्व के 2/3 एक सिंघी गैंडे आपको देखने को मिलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 राष्ट्रीय उद्यानों में, पहला है काजीरंगा, दूसरा है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। और अब एक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। और ये जो कॉरिडोर बन रहा है, अब ये कॉरिडोर बन रहा है नेपाल के एक राष्ट्रीय उद्यान को इसमें जोड़कर। और नेपाल के जिस राष्ट्रीय उद्यान को इसमें जोड़ा जा रहा है ये है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चितवन राष्ट्रीय उद्यान। और चितवन राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा है वो भारत के राष्ट्रीय उद्यान से लगती है जिसको बोलते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि। चितवन की जो सीमा है वो वाल्मीकि से लगती है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से लगती है। और इन दोनों जगहों पर, चितवन की भी बात करूं, चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो नेपाल में है और वाल्मीकि, दोनों जगहों पर गया हूं। बहुत ही आप कह सकते हो कि यदि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, यदि आप नेचर को प्यार करने वाले हैं तो आप जा सकते हैं चितवन राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चितवन में काफ़ी संख्या में एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में एकमात्र चितवन राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एक सिंघी गैंडों की बहुतायत मात्रा आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कल किसने जवाब दिया? सबसे पहले राजेश कुमार ने दिया। राजेश कुमार के बाद विशाल कुमार जी ने जवाब दिया था, वेटलैंड इन पंजाब के बारे में बताया था, हरकी, कंजली और रोपड़। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके साथ साथ ब्यूटी कुमारी जी ने आर्टिकल 80A के बारे में बताया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को यह अनुमति होती है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इसके बाद ज्ञानशु सोनी जी ने बताया, टाइम पूछ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 1-2 कमेंट और हैं लेकिन उतना बेहतर उत्तर नहीं है। तो आप में से लगातार आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रहा है और बहुत अच्छी बात है। जितना आप जुड़ेंगे मेरी दैनिक कक्षाओं से, जितना आप करंट अफेयर से इन्वॉल्व रखेंगे अपने आप को, उतनी आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? बताएं। गाड़ियों की जो रेस होती है, मोटर कारों की जो रेस होती है, उसी को बोलते हैं ग्रैंड प्रिक्स। उसी की यहाँ पे बात की जा रही है, फार्मूला 1 रेसिंग की। आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर्क, मैक्स वर्स्टेपन या पीटर? इनमें से किसने जीता है आपको बताना है। चलें, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था मोनेको ग्रैंड प्रिक्स
और मोनेको ग्रैंड प्रिक्स जब मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था सर्जियो पेरेज ने जो है इसको जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बहरीन ग्रैंड प्रिक्स बताया था, और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स लेक्लर्क ने जो है ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की यदि हम बात करें तो इसका जो खिताब है वो जीता है किसने, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कर लिए, बताएं। देखो यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 2-3 खिलाड़ी ही हैं, सिर्फ 2-3 खिलाड़ी हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, और यही लगातार जो भी इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, यही 2-3 खिलाड़ी ही लगातार जीतते रहते हैं। तो आपको बता दें ये प्रतियोगिता भी जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका होमवर्क है। देखो मोटर गाड़ियों से संबंधित जो ड्राइवर होते हैं या फार्मूला 1 के जो ड्राइवर होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न क्या पूछा जाता है, एक तो रेस से संदर्भित प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक तो ये किस कंपनी की गाड़ियों को ड्राइव करते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ चार्ल्स लेक्लर्क जो हैं ये किस कंपनी की गाड़ी को चलाते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ ये किस देश के हैं इनके बारे में भी आपको बताना है। यदि आपको जानकारी नहीं है आप बताइएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार प्रयास अपने स्तर से जरूर करना है। हाल ही में चर्चा में रही जानवी डेंगेती किस राज्य से संबंधित हैं, जानवी डेंगेती ये किस राज्य से संबंधित हैं आपको बताना है। आपको बता दें AATC एक संस्था है, AATC और AATC की याद रखिएगा, AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या हैं? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। अब ये एनालॉग अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं? एनालॉग अंतरिक्ष यात्री का मतलब है कि नकली चालक दल के मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति या आप कह सकते हो महिला। ठीक है, तो नकली चालक दल के मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री की जो भूमिका निभाने वाले लोग होते हैं, जो भूमिका निभाने वाले अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको बोला जाता है एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। और एनालॉग अंतरिक्ष यात्री की जब हम बात करते हैं तो बोला जा रहा है जानवी डेंगेती के बारे में, क्योंकि ये जो है सबसे कम उम्र की जो है एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, नाम महत्वपूर्ण है। किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो इस बच्ची का नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आपको पता होगा पिछले दिनों एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसको बोलते थे अभ्यास मिलन। मिलन नामक जो सैन्य अभ्यास था ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा ACB 14400 नामक एक मोबाइल ऐप भी आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ या इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं ये आपको बताना है, बताएं। इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहम्मद जलूद, मोहम्मद सानुसी, इब्राहिम रईसी, डेविड पीटरसन, इनमें से कौन बने हैं आपको बताना है। इन 4 नामों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, देखो इसका सही उत्तर है मोहम्मद जलूद। मोहम्मद जलूद की बात करें, ये इराक से संबंधित हैं, इराक के व्यक्ति हैं। इराक की राजधानी है बगदाद, आपको पता होगा। ठीक है, इराक की राजधानी है बगदाद। सद्दाम हुसैन का देश कहा जाता था पूर्व में, आप जानते होंगे यहाँ के तानाशाह हुआ करते थे सद्दाम हुसैन। और आपको बता दें कि इराक जो है ये ओपेक का सदस्य है, ओपेक का सदस्य हो। ओपेक क्या है? तेल को एक्सपोर्ट करने वाले जो देश हैं उनका एक संगठन है। इसमें कुल मिलाकर 13 देश आज के समय में आपको देखने को मिलते हैं। और यदि तेल की बात हो रही है तो भारत अपना जो सबसे ज़्यादा तेल इस समय आयात कर रहा है वो इराक से कर रहा है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो हम रूस से कर रहे हैं, क्योंकि रूस हमें सस्ता तेल वर्तमान में यूक्रेन विवाद के चलते उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें
ओपेक की बात हो रही है तो ओपेक का हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक देश है यूरोप का, इसकी राजधानी वियना में आपको देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मोहम्मद सानुसी बरकिंडो, इनका नाम आपको याद रखना है। मोहम्मद सानुसी बरकिंडो ये संबंधित हैं नाइजीरिया के, क्योंकि नाइजीरिया भी ओपेक का सदस्य है। ओपेक के देशों के अंतर्गत यह भी आता है, तेल उत्पादक देश है नाइजीरिया। और मोहम्मद सानुसी बरकिंडो जो थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नाइजीरिया के एक व्यक्ति थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, और ये जो है महासचिव हुआ करते थे, ठीक है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओपेक के ये महासचिव थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इनका नाम आपको जानकारी रखना है। मोहम्मद सानुसी बरकिंडो नाइजीरिया के थे, ओपेक के महासचिव थे। ओपेक क्या है उसके बारे में आपने देख लिया। ओपेक का हेडक्वार्टर आपको वियना में देखने को मिलेगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। हाल ही में चर्चा में रही निपुण योजना किससे संदर्भित है? निपुण योजना की बात कर रहे हैं। निपुण योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, और पिछले दिनों मैंने एक योजना बताया था, यदि आपको याद हो, होमवर्क में मैंने आपको दिया था, मिशन कुशल कर्मी। और जो मिशन कुशल कर्मी था, मैंने आपको बताया था कि ये दिल्ली राज्य सरकार की योजना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी शुरुआत की थी, और इसमें मुख्य रूप से क्या था कि वर्ष भर में 2 लाख निर्माण श्रमिकों को जो है वो कौशल प्रदान किया जाना था। इस योजना के अंतर्गत उनको कौशल युक्त बनाकर उनकी जो आय है उसको बढ़ाने का एक प्रयास था, और ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा। विभिन्न कंपनियों से दिल्ली सरकार ने समझौता किया है, और पूरे 1 वर्ष में अधिकतम 2 लाख लोगों को, 2 लाख श्रमिकों को यहाँ पे लक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं मिशन निपुण योजना की, तो ये जो निपुण योजना है ये भी निर्माण श्रमिकों के लिए है, लेकिन ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, यह भी निर्माण श्रमिकों के लिए है, और इसमें जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने कौशल विकास करने का, वो 1 लाख श्रमिकों के कौशल विकास करने का लक्ष्य रखा है। और इसको क्रियान्वित करने वाला जो मंत्रालय है उसका नाम है आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी जो है इसके मंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दें कि मिशन कुशल कर्मी में जो 15 दिवसीय ट्रेनिंग थी, उसमें दिल्ली सरकार जो है इन कर्मियों को जो भी ट्रेनिंग लेंगे उनको 4200 रुपये भी देगी, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं समय लॉस हो रहा है 15 दिन का। तो 15 दिन का जो समय लॉस हो रहा है, इसके लिए इन कर्मियों को ये जो है 4200 रुपये भी देगी। ये है दिल्ली सरकार की योजना मिशन कुशल कर्मी, और ये है निपुण योजना केंद्र सरकार की योजना। तो दोनों सेम योजनाएं हैं, एक समान वर्गों को लक्षित करने का प्रयास किया गया है दोनों योजनाओं के माध्यम से, तो दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस राज्य को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड से सम्मानित किया गया? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताएं। ये जो राज्य है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ के मुख्यमंत्री का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है, और ये राज्य है झारखंड। और झारखंड इन दिनों चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री झारखंड की यात्रा पर थे, और झारखंड में बाबा वैद्यनाथ का मंदिर पड़ता है। क्या पड़ता है यहाँ पे? बाबा वैद्यनाथ का मंदिर पड़ता है। और आपको बता दें कि आप जानते होंगे बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है, और आपको यह पता होगा कि टोटल जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं कितने? 12। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं, और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है बाबा वैद्यनाथ धाम। इसके बाद जैसे काशी आपका आ जाता है, काशी धाम, ये भी इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में आता है। काशी के बाद मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जैसे आप देखते होंगे महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये भी ज्योतिर्लिंग हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 12 के 12 ज्योतिर्लिंग आपको पता भी होने चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाबा बैद्यनाथ धाम में जो है एक हवाई अड्डा बनाया गया, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ पड़ता है, देवघर में पड़ता है। तो देवघर में एक हवाई अड्डा का निर्माण यहाँ पे किया गया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देवघर में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दी, ये जो हवाई अड्डा है पूरी तरह से ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है, ग्रीन फील्ड का मतलब 100% नया बनाया गया है। तो याद रखिए, ग्रीन फील्ड मतलब 100% नया हवाई अड्डा बना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो क्षमता है वो है कि एक वर्ष में अधिकतम 5 लाख यात्रियों को ये सुविधा दे सकता है। इसके साथ साथ गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी झारखंड राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए यदि कोई छात्र जाना चाहता है, करना चाहता है, तो उसको इस योजना के माध्यम से बैंक से ऋण मिल सकेगा। और यहाँ पे एक ज़िला है जिसको बोलते हैं जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा ज़िला। और जामताड़ा जो ज़िला है, ये ज़िला जो है, इस ज़िले के प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय की स्थापना हो गई है। और ये देश का पहला ज़िला है जिसकी प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई? बोला जा रहा है कि किस शहर में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। यदि आपको पता होगा डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे, ये उत्तर प्रदेश के दूसरे क्रम के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद। हिंदी और संस्कृत के ये विद्वान थे। इनके नाम पर कई सारे संस्थाएं आज भी उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई थी। और मर्यादा नामक एक पत्रिका भी ये निकालते थे पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ ये एक पत्रिका निकालते थे मर्यादा नामक, वह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि यह कहाँ पे खोला जा रहा है, इसका जो पुनर्निर्माण किया जा रहा है, सिगरा नामक एक स्थान पड़ता है जहाँ पर इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, वाराणसी के सिगरा में ये पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वाराणसी की बात आती है तो आपको पता होगा अखिल भारतीय शिक्षा समागम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम अभी संपन्न हुआ था। और अखिल भारतीय शिक्षा समागम भी जो है वो वाराणसी में संपन्न हुआ था, आपने देखा था, आपको पता होगा, ठीक है। इसके साथ साथ वाराणसी में बन रहा है अब बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है। आप जानते हैं सारनाथ वही स्थान है जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो पहले आप कह सकते हो कि अपने लोगों को या अपने अनुयायियों को जो पहली शिक्षा दी थी उसकी बात होती है, तो भगवान बुद्ध की। तो सारनाथ सर्किट भी बनाया जा रहा है, सारनाथ में बुद्ध सर्किट भी बनाया जा रहा है, जिससे बनारस में पर्यटन और तेज़ी से बढ़ सके। इसको बताएं, विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विश्व शांति मंच 2022 की बात हो रही है, इसका जो है वो 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विश्व शांति मंच 2022, फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। चलें, विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 10वां संस्करण जो है वो चीन में आयोजित किया गया, ठीक है। चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहा, एक मिनट यहाँ पे हम सही कर देते हैं, यहाँ पे कोई वर्ड यदि इंग्लिश में रहता है, फॉन्ट ये लोग सही नहीं करते हैं तो यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। नारा सिटी की बात हो रही है, NARA। बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रही नारा सिटी किस देश से संबंधित है? नारा नामक शहर किस देश से संबंधित है? NARA, ठीक है। नारा नामक शहर किस देश से संबंधित है आपको बताना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलें, आप जानते होंगे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एक राजनीतिक दल है, और ये राजनीतिक दल संबंधित है जापान से। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था शिंजो अबे, जिन्होंने स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते जो प्रधानमंत्री का पद था उससे इस्तीफा दे दिया था या त्यागपत्र दे दिया था। इनकी पार्टी का नाम मैंने आपको बता दिया, और इनकी हाल ही में हत्या हो गई थी। और हत्या करने वाला जो व्यक्ति था वह एक नेवल ऑफिसर था, नेवी का अधिकारी था, ठीक है। और उसने जो हत्या की उसका कारण था कि उसकी जो पेंशन थी वो समय से उसको नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण उसने प्रधानमंत्री की हत्या
कर दी थी। आपको बता दें, बात हो रही है नारा शहर की। तो पूछा जा रहा है नारा शहर कहाँ पे है, तो ये जो नारा शहर है यहीं पर इनकी हत्या की गई थी शिंजो अबे की, इसलिए ये शहर जो है चर्चा में है, नारा शहर। अरे आपको बताना है, होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जापान एक द्वीपीय देश है, मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर विस्तारित है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नारा शहर है ये जापान के किस द्वीप पर स्थित है, किस द्वीप पर ये स्थित है, ये आपको बताना है। और जापान की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा भारत जापान के साथ एक सैन्य अभ्यास भी अभी जल्द में संपन्न हुआ था, जिसका नाम था धर्म गार्डियन। तो धर्म गार्डियन नामक सैन्य अभ्यास हम जापान के साथ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा शिंजो अबे के साथ भारत के जो संबंध थे बहुत ही बेहतर थे। कई सारी योजनाएं थी जो शिंजो अबे के आप कह सकते हो विचारों के बाद ही जो है आगे बढ़ पाई थी। इंडो पैसिफिक रीजन हो गया इसका नाम रखना। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि क्वाड का जो गठन किया गया था, कहीं ना कहीं शिंजो अबे की उसमें भी भूमिका थी। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि भारत और जापान के बीच कितने अच्छे संबंध थे शिंजो अबे के समय में और आज भी हैं। तो भारत और जापान का जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और होना भी चाहिए। आपको पता होगा जापान और रसिया, हालांकि जापान का चीन के साथ भी विवाद है, लेकिन जापान और रसिया का एक विवाद है एक द्वीप को लेकर जो इन दिनों उभर कर सामने आ रहा है, जिसको बोलते हैं कुरिल आइलैंड। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुरिल आइलैंड जो है ये किन देशों के बीच विवाद का विषय है, तो आप बताओगे जापान और रूस के मध्य कुरिल द्वीप को लेकर विवाद है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कुरिल द्वीप के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा है नारा शहर किस द्वीप पर स्थित है, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएंगे। तो आज के लिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही योजना मिशन वात्सल्य किस मंत्रालय द्वारा चालू की गई है। मिशन वात्सल्य की बात हो रही है। मिशन वात्सल्य विशेष रूप से नवजातों के लिए, महिलाओं के लिए है, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, पोषण पर ध्यान देने के लिए एक योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये चलाई किसके द्वारा जा रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। और वर्तमान समय में यदि हम बात करें महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो आपको पता होगा स्मृति ईरानी के पास ये प्रभार है। और साथ ही साथ स्मृति ईरानी के पास जो दूसरा प्रभार है वो आपको देखने को मिलता है कि अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय था, जो पहले मुख्तार अब्बास नकवी देखते थे, क्योंकि राज्यसभा सदस्य थे मुख्तार अब्बास नकवी, तो राज्यसभा की जो उनकी सदस्यता थी 6 वर्ष की वो समाप्त हो गई है, जिसके बाद उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अब अल्पसंख्यक कार्यों का जो मंत्रालय है उसका भी जो जिम्मेदारी है, उसकी भी जो देख रेख है वो इन्हीं के द्वारा की जा रही है, स्मृति ईरानी के द्वारा। तो स्मृति ईरानी के पास वर्तमान समय में 2 मंत्रालय हैं, एक है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो यह भी आपके लिए ज़रूरी है, पता होना चाहिए। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो इसको भी आप जवाब दीजिएगा, कहीं ना कहीं इस प्रश्न से वो जुड़ता है। चलिए, हाल ही में लिथियम आयन बैटरी की बिक्री के लिए BIS एक सर्टिफिकेट होता है। तो बोला जा रहा है BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहली कंपनी कौन बने, मतलब ऐसी कंपनी जिसको भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी वाली कंपनी जिसको BIS सर्टिफिकेट मिल गया है, वो कंपनी कौन सी है आपको बताना है। गोदी इंडिया, रिलायंस, ओला या एक्साइड, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको BIS सर्टिफिकेट मिल गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा कि वो कंपनी कौन सी है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। और आपको बता दें, कल मैंने पूछा था आपसे एक प्रश्न, अभ्यास प्रश्न पूछा था कल की कक्षा में, I2U2 के बारे में मैंने आपसे पूछा था। I2U2 के बारे में मैंने आपसे पूछा था। इसमें मैंने आपको बताया था I2, फर्स्ट I का मतलब है इंडिया, सेकंड I का मतलब है इस्राइल, और U2 में फर्स्ट U का मतलब है USA और सेकंड U का मतलब है UAE। मतलब I2U2 विशेष रूप से एक संगठन है जो 4 देशों का संगठन है, 2+2। इसमें आप देखोगे इंडिया, इजराइल, USA और UAE का ये संगठन है, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसको जानना है, समझना है, और मुख्य परीक्षा से संबंधित इस पर उत्तर लेखन भी हमें करना है। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले इसी में हम देख लेते हैं नोट्स बनाने के तरीकों को लेकर।
ठीक है, या आप कह लीजिए अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा, चलिए नोट्स को लेकर एक अलग से प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे आपको बनाने हैं और इसके बाद आपको उसी दिशा में कार्य करना होगा। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आपको आपके लिए जो भी प्रश्न रखे गए हैं, जिनके बारे में पूछा गया है, प्लीज़ उनके बारे में जानकारी अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।